श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है जन्म पत्रिका विश्लेषण का 28वां भाग, जिसमें एक महिला की आगामी गुरु की दशा का विचार किया जाएगा कि उस दशा में विभिन्न अंतर्दशाओं में उन्हें क्या फल प्राप्त होने की संभावना रहेगी। वर्तमान में राहु की दशा चल रही है 2023 तक, तो राहु की दशा थोड़ा सा उनकी कमजोर है, क्योंकि राहु उनका 12वें भाव में शनि के साथ बैठा है और गुरु उनका सप्तमेश और चतुर्थेश होकर उच्च राशि में एकादश भाव में बैठा है। तो पहले थोड़ा सा उन पर विचार करेंगे, उनकी सामान्य प्रकृति का और राहु की दशा में क्या क्या फल उन्हें रहे होंगे। उसके बाद गुरु की दशा का विचार करेंगे, अलग अलग अंतर्दशाओं का विचार करेंगे। कन्या लग्न और मीन नवांश की जन्म पत्रिका है। सूर्य और चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं। इनके जन्म की दिनांक, जन्म का समय और स्थान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा, जिसका आप अलग से भी विचार कर सकते हैं। आत्मा कारक चंद्रमा, अमात्य कारक मंगल है, दारा कारक बृहस्पति उच्च राशि का होकर सप्तमेश होकर 11वें भाव में बैठता है। कारकांश लग्न वृश्चिक में बनती है, अर्ध लग्न मिथुन में बनती है। योगी केतु है जो छठ में बैठा है, अच्छा नहीं कह सकते। अवयोगी राहु का पक्ष अच्छा है, 12वें भाव में है, लेकिन वह भी एक शनि के साथ है और जो शून्य राशि का स्वामी भी है, क्योंकि तुला और मकर इसमें शून्य राशि हैं। तो मकर का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, खुद उपयोगी हो सकता है, लेकिन शनि और राहु का 12वें भाव में जो श्रापित दोष बनता है उसे शुभ नहीं कह सकते। शुक्र भी द्वितीयेश और भाग्येश है, लेकिन शून्य राशि का स्वामी है। फिर भी लग्नेश का साथ उसे मिला हुआ है, उच्च राशि में बैठा है, लेकिन अष्टमेश के साथ होने पर कहीं ना कहीं दूषित भी हो जाता है। घटी लगन मिथुन है, इंदु लग्न मकर है। तो पहले इनकी सामान्य प्रवृत्ति का विचार करते हैं और सामान्य राहु की दिशा में इन्हें क्या फल मिले होंगे उसका विचार करते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कमी ढूंढने में या किसी भी छोटी से छोटी बात को विश्लेषण करने में बड़ा सक्षम होता है। बचपन से ही उसकी कुछ प्रवृत्ति होती है, एक आलोचनात्मक, लेकिन वह सकारात्मक होती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्नेश पर है। लग्नेश का नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि लग्नेश का राशि स्वामी भी उच्च राशि में है और लग्नेश उच्च ग्रह के साथ विराजमान है। ऐसे जातक अपने हर कार्य को पूरा करने का निश्चय रखते हैं, उसे व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की क्षमता रखते हैं, सावधानी से पूरा करते हैं, अपने से बड़ों की आज्ञा की अवहेलना कदाचित ही करते हैं और अनुशासित ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अनेकों क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने की स्वाभाविक जिज्ञासा ऐसे व्यक्ति की रहती है और नए विषय या किसी नए कार्य पर उनकी हमेशा एक दृष्टि बनी रहती है, लेकिन जो वास्तविक क्षमता होती है उससे कहीं अधिक दिखाने का प्रयास करते हैं, जो इनके लिए एक अनुकूल पक्ष नहीं है। किसी भी कार्य को करने से पहले एक हिचकिचाहट मन में रहती है और कहीं सीमा से अधिक विश्लेषण करने की प्रवृत्ति रहती है। वह भी कभी कभी इनके कार्यों में एक बाधा बन जाती है। अनावश्यक रूप से किसी की आलोचना करके उन्हें अपना शत्रु ना बनाएं, इससे बचाव करना भी इनके लिए अच्छा रहता है। सप्तमेश का उच्च होना, दारा कारक का उच्च होना और दारा कारक का लग्न के नवांश में जाना, कन्या नवांश में जाना और सप्तम भाव में उच्च के ग्रह का बैठना थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति को या कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन को, विशेषकर राहु और शनि की दिशा में अवश्य ही कुछ कष्टदायक बनाता है, वैर विरोध की संभावना दर्शाता है। लेकिन आगामी गुरु की दिशा इनके लिए एक शुभ संकेत लेकर आएगी। राहु की दिशा में हम सामान्य रूप से विचार कर सकते हैं कि निवास स्थान या कार्य स्थान में परिवर्तन हुए होंगे। व्यय की अधिकता से
परेशानी अवश्य हुई होंगी। अपने प्रियजनों के साथ कलह और विवाद के कारण भी जीवन दुखी रहता है। यात्राओं में भी कष्ट होता है और पर्याप्त लाभ की संभावना या सफलता की संभावना नहीं मिलती है। बाहरी संबंधों से कुछ लाभ अवश्य मिलते हैं। आकस्मिक व्यय होते हैं और गुप्त षड्यंत्र या दुष्ट मित्रों की चालबाजी के कारण भी ऐसे जातक को या जातिका को कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। कोई भी किया गया नया उद्यम या नई योजना सफल नहीं हो पाती है। किया गया निवेश भी सफलता नहीं दे पाता है, उसमें भी पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि शनि और राहु का 12वें भाव में श्रापित दोष है। इसलिए शनि और राहु के रुद्राक्ष धारण करना इनके लिए एक शुभ फल प्रदान करने में सहायक होगा। गुरु की महादशा 16 वर्ष चलेगी, जिसमें इनकी उत्साह की वृद्धि रहेगी। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पारिवारिक सुख में, व्यावसायिक जीवन में सुखद एहसास होगा। अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। गृह, भूमि, भवन, वाहन और दाम्पत्य का अच्छा सुख प्राप्त करने की इस दशा में योग बनेंगी। मित्रों से, बंधु बांधवों से और विशेषकर बाहरी लोगों से भी, विदेशी लोगों से भी संबंध मधुर होंगे और उनसे अच्छे सुख सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। किसी भी नवीन योजना पर, किसी भी नवीन उद्यम पर करने में लाभ मिलेगा। बंधु बांधव भी प्रसन्नचित रहेंगे और कार्यों में सुख सहयोग प्रदान करने में सक्षम होंगे। किसी भी प्रतियोगिता आदि में यदि भाग लेना हो तो वह भी एक सफलता प्रदान करने वाली होगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तमेश अपने से त्रिकोण भाव में बैठकर, पंचम भाव में बैठकर, उच्च राशि में बैठकर अपने घर को देखता है। व्यवहार में दार्शनिकता, गौरव और गरिमापूर्ण जीवन शैली का एहसास जातिका को मिलेगा, लेकिन परस्पर विवादों से, बंधु बांधवों से, पड़ोसियों से और बाहरी लोगों से विवाद से बचना उचित रहेगा, क्योंकि उच्च का गुरु है और गुरु के घर में भी उच्च का शुक्र बैठा है जो भाग्येश है। तो कहीं ना कहीं एक सामान्य उच्चता का जो एहसास होता है व्यक्ति को अपनों से दूर भी कर देता है। तो अपने सामान्य व्यवहार को उचित बनाकर रखें। विवादों से बचना ही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि गुरु जिसकी राशि में बैठा है, उच्च राशि जरूर है लेकिन राशि स्वामी सूर्य के साथ अष्टम भाव में विराजमान है और सूर्य स्वयं 12वें भाव का स्वामी है। तो 12वें भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा का अष्टम में बैठना उचित संकेत नहीं देता है। तो ऐसे जातक को मंगल के लिए, मंगल को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान जी की आराधना के कोई अन्य साधन उपयोग किए जा सकते हैं। किसी भी रत्न विशेष को पहनने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इनका सूर्य भी उच्च है, गुरु भी उच्च है, शुक्र भी उच्च है। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना इनके लिए उपयोगी होगी। गुरु में जब गुरु का अंतर होगा तो सामान्य लाभ देने वाला होगा, सुखद अनुभूति का एहसास कराएगा, पारिवारिक जीवन में एक मधुर संबंध बनाएगा, मित्रों से और बंधु बांधवों से सहयोग दिलाने में सफलता मिलेगी, अपने उद्यम में भी सफलता मिलेगी और दूसरों का भी सहयोग मिलेगा। शनि के अंतर में बाहरी संबंध और कार्यों से लाभ अवश्य होगा, क्योंकि गुरु से अगले भाव में शनि और राहु का योग है। शनि इसमें षष्ठेश होकर द्वादश में बैठा है तो विपरीत राजयोग भी मिलेगा, लेकिन विपरीत राजयोग का लाभ उसकी कीमत गंवाने के बाद ही मिलता है, विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही मिलता है। प्रवास की अधिकता हो सकती है, व्यय की अधिकता हो सकती है और आलस्य की वृद्धि कार्यों में बाधा दे सकती है। तो आलस्य से बचाव रखना चाहिए और जो उपाय बताया शनि और राहु के रुद्राक्ष पहनना, वो इनके इस दोष को समाप्त करने में काफ़ी हद तक सफल होगा। बुध के अंतर में बौद्धिक और व्यावसायिक प्रगति, पद प्रतिष्ठा का लाभ शुभ होगा, पारिवारिक सुख के लिए अच्छी दशा होगी, राज्य सुख भी मिलेगा, राज्य से भी लाभ मिलेगा, सुख सहयोग मिलेगा और यह एक अच्छी दशा साबित होगी। नीच भंग राजयोग का फल इसमें भरपूर रूप से मिलेगा। केतु क्योंकि छठवें भाव में है, योगी ग्रह होकर छठवें भाव में बैठा है, अकेला बैठा है,
तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहें, शत्रु वर्ग के प्रति सावधान रहें। ऋण आदि लेने की इस कालखंड में आवश्यकता नहीं है। चोट चपेट और छोटी या बड़ी किसी सर्जरी के संकेत हो सकते हैं। यात्रा आदि में कष्ट हो सकता है। आहार विहार पर संयम रखें, यात्रा कम से कम करें और केतु के मंत्रों का इस कालखंड में जप किया जा सकता है। कुत्ते को रोटी देना भी एक नियमित रूप से अच्छा फल प्रदान करने में या जो अशुभ फल हैं उनको रोकने में सफल हो सकता है। गुरु में शुक्र का अंतर इस गुरु की महादशा के कालखंड की सबसे बेहतर दशा होगी, क्योंकि यह योग कारक होकर नवम भाव का स्वामी होकर सप्तम में बैठा है और अपने स्वामी के द्वारा दृष्ट है, और जिसकी राशि में उच्च होकर बैठा है वह स्वयं भी उच्च होकर अपने घर को देखता है। लग्नेश का साथ उसे मिला हुआ है, लेकिन अष्टमेश भी उसके साथ है। तो इसमें अष्टमेश की शांति करा सकते हैं। मंगल के लिए सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकते हैं, लेकिन यह दशा लंबी यात्राओं से लाभ, अपने धर्म का लाभ, दायित्व बोध, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, भाग्य वृद्धि, पारिवारिक सुख सहयोग और व्यावसायिक और राज्य का सुख सहयोग प्राप्त करने के लिए एक अच्छी दशा साबित होगी। और इस कालखंड में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ अवस्था में स्थापित होगी, क्योंकि मिथुन लगन से दसम भाव में, जो मिथुन अर्ध लगन भी है और इनका इंदु लगन भी, तो वहाँ से दसम भाव में स्थिति अच्छी है। अर्ध लगन से उच्च का ग्रह दसम भाव में है और द्वितीय भाव में भी उच्च का ग्रह है, तो आर्थिक स्थिति के लिए यह एक अच्छी दशा है। और जो कारकांश लगन बनती है उससे भी अच्छी स्थिति बनती है। सूर्य और चंद्रमा की दशाएं थोड़ा सा इनकी कमजोर रहेंगी। गुरु में सूर्य और चंद्रमा का अंतर, हालांकि गुरु से वह दसम भाव में है लेकिन अष्टम भाव में है दोनों। तो सूर्य तो फिर भी कहीं ना कहीं एक विपरीत राजयोग की स्थिति देगा, लेकिन पिता या समान व्यक्ति को कष्ट दे सकता है। जातका को या जातिका को स्वास्थ्य कष्ट दे सकता है, व्यय की अधिकता दे सकता है, आत्मविश्वास में कमी दे सकता है और विपरीत राजयोग के आधार पर कुछ ना कुछ सफलता भी अवश्य दिलाएगा। लेकिन राज्य संबंधी कष्ट की संभावना भी इस दशा में हो सकती है। चंद्रमा की दशा भी अच्छा नहीं कह सकते, हालांकि गुरु उसके घर में बैठा है, उच्च का बैठा है, लेकिन चंद्रमा स्वयं अष्टम में है। तो माता या समतुल्य किसी महिला को अरिष्ट हो सकता है, मन बेचैन, लेकिन गत धन की और आकस्मिक लाभ की संभावना इस दशा में बनती हैं। मित्रों के द्वारा या परिजनों के द्वारा कोई वैर विरोध या उनके लिए स्वयं कष्ट की संभावना हो सकती है। मंगल के अंतर में किए गए प्रयास सफल होंगे। कहीं फंसा हुआ धन, कहीं विवादित धन या आकस्मिक लाभ भी होंगे। अपने पुरुषार्थ से किए गए सभी कार्य सार्थक होंगे। पारिवारिक सुख मिलेगा। पड़ोसियों से या भाई बंधुओं से विवाद हो सकता है। रक्त संबंधी, त्वचा संबंधी और श्वास रोग संबंधी पीड़ा भी इस दशा में हो सकती है। ऐसे कालखंड में जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो सुंदरकांड का पाठ करना इनके लिए उपयोगी रहेगा। राहु, क्योंकि यह गुरु के कालखंड में अंतिम अंतर्दशा होगी और राहु द्वादश भाव में बैठा है, श्रापित दोष बनाकर बैठा है, तो यह दशा अवांछित मार्ग से या विदेशी संबंधों से कुछ लाभ दिला सकती है, लेकिन व्यय अनावश्यक होंगे। यात्रा आदि की अधिकता होगी और यात्रा में भी सफलता के संकेत कम होंगे। निवेश में ऐसे समय में लाभ की संभावना बहुत कम होती है। निवेश नहीं करना चाहिए। किसी भी नवीन उद्यम को, नवीन कार्य योजना पर काम नहीं करना चाहिए और विशेषकर गुप्त शत्रुओं से या दुष्ट मित्रों से, षड्यंत्र संबंधी किसी भी कुचक्र से सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके। मित्रता के स्वांग में कोई अपना षड्यंत्र ना रच सके। इस समय राहु के दान किए जा सकते हैं और जो रुद्राक्ष बताए हैं यदि वो पहने जाएंगे तो वो भी स्वयं उपयोगी होंगे और अशुभ प्रभाव में कमी ही करेंगी। तो इस तरह से हम एक दशा फल का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।